मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं आप पर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो अच्छे के चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो इंडिया को उनका जो रिपब्लिक डे मुबारक। और इसी पर मेरी साहब की वीडियो कि इंडिया ब्रिंग्स आउट इट्स मोस्ट डेडली वेपन्स। तो देखते हैं क्या क्या डेडली वेपन्स इंडिया लेकर आया इस अपने रिपब्लिक डे पर। बाद में इस पर बात करते हैं। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि फ्रांस का प्रेसिडेंट आए या फ्रांस का प्रेसिडेंट ना भी आए और रफेल ना उड़े। ये तो हो नहीं सकता। तो कुछ साल पहले भारत ने 36 रफेल इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे। पाकिस्तान के तो खैर चाहने ना चाहने से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। चीन नहीं चाहता था कि भारत में रफेल आए, क्योंकि उसको पता था ये इतना कारगर फाइटर एयरक्राफ्ट है कि अगर भारत ले लेता है काफी क्वांटिटीज में रफेल तो चाइना की लग जाएगी लंका। नेवी ने दिखाया INS विक्रांत, भारत का सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडिजिनसली बिल्ट, 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट, जिसके ऊपर आएंगे रफेल 26 नेवल रफेल। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की अनेकों शुभकामनाएं, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड मेनी गुड विशेस आप सबको, आप सबके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिपब्लिक डे की शानदार परेड हुई, मोदी जी आए, फ्रांस के प्रेसिडेंट आए, लेकिन आज हम बात करेंगे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हथियारों की। मैं फौजी हूं। अब झांकियां तो मुझे पसंद हैं, जो अलग अलग स्टेट्स की झांकियां होती हैं, PSUs की झांकियां होती हैं, वो तो अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरा फोकस रहता है परेड पे और मेरा फोकस रहता है हथियारों पे। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हथियार डिस्कस करूंगा दोस्तों। लेकिन एक मैसेज है छोटा सा आपके लिए कि एक तरफ जहां हम डिफेंस और दूसरे फील्ड्स में लगातार आत्मनिर्भर और स्ट्रांग होते जा रहे हैं, मार्केट आए दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है दोस्तों, लेकिन हर जगह हालात इतने अच्छे नहीं हैं। दुनिया के बहुत से देशों में रिसेशन और इन्फ्लेशन दोनों एक ही साथ देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हमारी आज की जनरेशन बहुत परेशान और इनसिक्योर हो चुकी है, खास करके अपने इनकम और जॉब सिक्योरिटी को लेकर। आए दिन लोगों की नौकरी जा रही है। आप ले ऑफ वर्ड गूगल करके देख लो। खुद गूगल में रिसेंटली मैंने ऑब्जर्व किया है कि मास ले ऑफ हुआ है। कारण क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास AI की रेलिवेंट स्किल्स नहीं हैं तो मार्केट आपके लिए बहुत ही टफ और चैलेंजिंग है एंड यू आर आउट ऑफ द गेम। आज के दौर में जो अपडेटेड और करंट ट्रेंड से स्किल्ड है, बस उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। टेक वाले तो मेरी बात समझ गए, लेकिन अगर आप नॉन टेक से हैं तो आप भी सेफ नहीं हो, चाहे आप सेल्स, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन या फिर एंटरप्रेन्योर हो या फ्रीलांसर हो या कोई भी फील्ड के क्यों ना हो, आपको सर्वाइवल के लिए अब खुद को अपग्रेड करना होगा, स्पेशली इन AI। और मैं अपने इंडियन व्यूअर्स का हमेशा बहुत ही शुक्रगुजार रहता हूं। तो आप सबके लिए इस रिपब्लिक डे आपकी हेल्प करने के लिए 3 आवर्स का स्पेशल चैट GPT और AI वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें आप चाहे किसी भी प्रोफेशन से हो, आप इस वर्कशॉप के बाद इसकी अलग अलग स्किल्स की मदद से अपने करियर को ना ही केवल सिक्योर बल्कि बूस्ट कर सकते हैं और हाई पेइंग बना सकते हैं। वैसे ये वर्कशॉप पेड होती है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि ये वर्कशॉप फर्स्ट 1000 लोगों के लिए कंप्लीटली फ्री है। ये वर्कशॉप सबके लिए है। लेट अस सपोज अपने प्रोफेशन AI यूज करके कैसे ग्रो करना है वो सीख सकते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो कैसे विद इन अ मिनट कंटेंट प्लानिंग करनी है। आपको पर्सनल ब्रांडिंग बूस्ट करना है, यू विल लर्न विद AI। प्रेजेंटेशन एंड एक्सेल स्किल्स को इंप्रूव करना है तो वो भी आप इस वर्कशॉप से सीख सकते हैं। इवन फॉर दैट मैटर डेटा साइंस भी आप किसी ज्यादा टेक नॉलेज के बिना सीख सकते हैं। मतलब कि आप किसी भी प्रोफेशन से हो, आपको चैट GPT और AI कैसे यूज करनी है और खुद को स्मार्टली अपग्रेड करना है, ये आप सीख सकते हैं। वैसे ये वर्कशॉप पेड होती है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये वर्कशॉप फर्स्ट 1000 लोगों के लिए कंप्लीटली फ्री है। ऑलरेडी 8 लाख से ज्यादा लोग ये वर्कशॉप अटेंड करके अपने करियर में अमेजिंगली ग्रो कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी इस वर्कशॉप से इंप्रेस्ड हूं। तो देर किस बात की दोस्तों, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और सिर्फ पहले 1000 लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। जल्दी अपना फ्री स्लॉट बुक कराइए। इस रिपब्लिक डे अपने करियर को फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के लिए वर्कशॉप अटेंड जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो सिस्टम मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, जो वेपन प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है नाग। ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। आपने अग्नि का नाम सुना है, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और 5वां नाग।
नाग जैसा मैंने बताया एंटी टैंक मिसाइल है। 1983 में इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। 5 किलोमीटर से ज्यादा ये मारक क्षमता इसकी है, यानी कि इवन आफ्टर 5 किलोमीटर इट कैन हिट। पहली बात। दूसरी चीज, नाग जो है वो हेलीकॉप्टर में भी माउंट होकर हंट कर सकता है टैंक्स को। नाग को बीएमपी के आप ऊपर माउंट कर सकते हैं। नाग को आप अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अच्छा, टैंक को डिस्ट्रॉय करना दोस्तों क्यों जरूरी है? टैंक को नष्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि टैंक के ऊपर छोटे मोटे हथियार कामयाब नहीं है। इतना मोटा उसके ऊपर तो आर्मर लगा रहता है। कई जगह रिएक्टिव आर्मर है, कई जगह अलग अलग किस्म के आर्मर हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने टैंक को बुलेट मारी और वो टैंक को छेद दे। खासतौर से जो टैंक का हल है वो तो खासी मोटा होता है, रीइंफोर्स स्टील का, रिएक्टिव आर्मर का, दुनिया भर का तामझाम। यानी कि टैंक को नष्ट करना बड़ा मुश्किल है। टैंक के इस्तेमाल क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ एक टैंक कहते हैं कि टैंक की काट होती है। वैसे तो एंटी टैंक मिसाइल्स भी टैंक की काट है। आजकल हमने देखा ड्रोन भी टैंक की काट है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ टैंक होता है, लेकिन ट्रेडिशनल नॉलेज यही कहती है कि टैंक और टैंक आपस में लड़ते हैं। पहली चीज, टैंक कहां कामयाब हैं? फ्लैट टेरेन पे। लेकिन यह भी सच है कि आज की तारीख में टैंकों को फिबुआ के लिए, फिबुआ यानी कि फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज में भी टैंक का इस्तेमाल होता है। तो वहां पे नाग मिसाइल बड़ा कारगर हथियार है। नाग को आपने एम करा, नाग को शूट करा, नाग अपना टारगेट ढूंढ के टैंक को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। जेवलिन मिसाइल्स हैं और स्पाइक मिसाइल है इजराइल की। ये सब जो बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं दुनिया की, उसके कंपैरेटिव है नाग, उससे कम नहीं है। और लोग कहते हैं साहब कि कितने हाई टेम्परेचर पे आपकी मिसाइल मार सकती है। जब एम्बिएंट टेम्परेचर आपका हाई हो, उससे हम मिसाइल को ग्रेड करेंगे। हजारों ग्रेडिंग के पैरामीटर्स हैं, उसमें टेम्परेचर भी एक होता है। नाग किसी भी टेम्परेचर में टारगेट को ठोक सकती है दोस्तों। दूसरा प्लेटफॉर्म जो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ वो है नमिका। नमिका क्या है? नाग को जब आप एक प्लेटफॉर्म पे डालें, या प्लेटफॉर्म क्या है दोस्तों? ये बीएमपी है। और बीएमपी क्या है? बीएमपी एक ट्रूप कैरिंग आर्मर्ड व्हीकल है। आप इसको छोटा टैंक कह लीजिए। छोटा टैंक एक गलत परिभाषा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं जानबूझ के छोटा टैंक कह रहा हूं। अगर टैंक में कैनन 105 mm की होती है, इसमें कैनन छोटी रहती है। इसमें आर्मर इतना नहीं होता। जैसे टैंक का वेट आप लगा लीजिए 40 टन, 45 टन, 50 टन, इवन 60 टन। अर्जुन टैंक फुली लोडेड इज मोर देन 60 टन। लेकिन जो बीएमपी है 14, 14.5, 15 टन में बीएमपी आ जाता है। इस बीएमपी के ऊपर नमिका प्लेटफॉर्म में आप 6 नाग मिसाइल लगाएंगे। 6 नाग मिसाइल आपने लगाई तो 6 आपकी फिट हैं लॉन्चर पे और 6 आपकी पीछे लगी हैं। यानी कि 12 शॉट्स एक साथ में वो फायर कर सकता है। 12 मिसाइल एक साथ नमिका फायर कर सकती है। और 40 से लेकर 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे ओपन टेरेन में। क्रॉस कंट्री 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी में राउंड 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखिए, आइडियल कंडीशंस की बात होती है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो क्या मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेटली बता रहा हूं? शायद नहीं, क्योंकि लड़ाई में ऐसा नहीं होता है। सामने कुछ ऑब्स्टिकल आ जाए, सामने कुछ भी आ जाए तो स्पीड बदल जाती है। लेकिन आपको एक अनुमान से आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, ये ऐसी चीज है कि बीएमपी भी टैंक के खिलाफ लड़ सकता है। कैसे? नाग मिसाइल इस्तेमाल करके। यानी कि एक बीएमपी के प्लेटफॉर्म पे आपने नाग मिसाइल डाली, वो बन गई नामिका। और नामिका फिर टैंक हंटर के तौर पे काम करती है। पानी के अंदर, दलदल के अंदर, जमीन के अंदर, वो रेतीला इलाका हो, वो हिली टेरेन हो, जहां पे भी टैंक होगा, नामिका उसको ढूंढ लेगी और उसको बर्बाद कर देगी। तीसरा प्लेटफॉर्म जो रिपब्लिक डे परेड में शोकेस करा गया दोस्तों, वो है पिनाका। नाम तो आपने सुना होगा, पिनाक यानी कि शिव जी का धनुष, उसके नाम पे रखा गया पिनाक का। 214 mm इसका कैलिबर है। 300 mm की बात चल रही है। कहा जाता है कि 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर करता है पिनाका। और दोस्तों, पिनाका की क्या खासियत है कि एक बार पिनाका के रॉकेट चले गए तो 800 बाय 800 मीटर का एरिया, अगर ज्यादा लॉन्च करें तो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, लेकिन 800 बाय 800 मीटर मिनिमम वो एरिया कहते हैं पिनाका राख कर देता है। जहां पे पिनाका के रॉकेट्स गिरते हैं वो एरिया खत्म। अब पिनाका भारत दूसरे देशों को भी बेच रहा है। भारत कह रहा है आप लीजिए हमसे। तो भारत और देशों को
साउथ अमेरिका में देश हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं, अफ्रीका में देश हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं। तो भारत दुनिया भर के देशों को बोल रहा है कि ये हमारा वेपन प्लेटफॉर्म है पिनाका, ये अचूक है, पिनाका चल गया बर्बाद। मैंने तो इसलिए भी बोला था कि और भी जगह इसको बताना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। और मैं तो इस चीज़ को कहता हूं कि हमें दूसरी कंट्रीज से परमिशन लेनी चाहिए। जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब को हथियारों की ज़रूरत पड़ती है, अरब देशों को हथियारों की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारे मित्र अरब देश हैं उनके यहाँ फायरिंग रेंजेस हैं, उनके यहाँ बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। आप यहाँ से फ्लाई करिए 2-3 पिनाका और उनको वहीं पे दिखाइए, कह रहा आपकी ज़मीन में हम आपको दिखाएंगे पिनाका चलता कैसे है। वहां पे शेखों को खड़ा करिए एक लाइन में और शेखों को बोलिए देख शेख उड़ रहा है पिनाका, तब शेख को समझ में आएगा। तो ऐसा करना चाहिए, भारत कर भी रहा है, भारत लोगों से बात कर रहा है। पिनाका अचूक है दोस्तों। एक बार मैं आपको बोल रहा हूं, इट इज लाइक द फाइनल आर्ग्यूमेंट। जब बहस होती है ना दो लोगों में, फिर एक बंदा कोई ऐसी बात कर देता है कि दूसरा बंदा चुप हो जाता है, पिनाका उस टाइप का है। एक बार पिनाका फायर हो गया, दूसरी पार्टी चुप। फ्लाईपास्ट के दौरान आपने देखा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। दोस्तों 5 टन से ज्यादा इसका वेट है, 250 से ज्यादा इसकी रफ्तार है और 500 और 600 के बीच में इसका रेंज है, 500 और 600 किलोमीटर। ये अकेला हेलीकॉप्टर है पूरी दुनिया में जो कि एक अटैक गनशिप है, राइट? हेलीकॉप्टर गनशिप है, अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर से टेक ऑफ कर सकता। अच्छा, प्रचंड की एक कहानी है बड़ी सुंदर। जब भारत के सैनिक कारगिल में लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे पास वही रशियन हेलीकॉप्टर गट 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 करके ऊपर, तो उनको मॉडिफाई करके वहां से कोई किसी से सामान हटाया, कुछ अंदर से हटाया, कुछ सीट्स हटाई, उसको हल्का करा, किसी तरीके से हल्का करे। लेकिन कारगिल की कई सीखें थी दोस्तों। कारगिल की लड़ाई हुई पाकिस्तान और भारत के बीच में, आपको पता है 1999 में। तो हमने कारगिल से कई सारी चीजें सीखी, कारगिल के युद्ध से कई सारी चीजें सीखी। उनमें से एक जो चीज हमने सीखी थी वो ये थी कि हमें एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर चाहिए। अब आप बोलेंगे साहब लाइट क्यों, अपैची क्यों नहीं? अपैची भी शानदार है दोस्तों। अपैची एक खास टेरेन के लिए बना है, अपैची एक खास माहौल के लिए बना है। वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता फौज में, वन साइज फिट्स ऑल हो भी नहीं सकता फौज में। जहां पे आपको 9mm की गोली का इस्तेमाल करना है वहां पे आप 7.62 ना करें तो बेहतर है। और ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ना दें कि 7.62 ज्यादा तगड़ी होती है तो इसको मारो तो ठाठा हो जाए, ऐसा नहीं होता। हर एक जगह अलग अलग वेपन प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो उस समय के लिए उपयुक्त है। अब अगर हम यहां पे अपैची यूज करते हैं, अपैची आपने देखा है, स्क्रीन पे देखिए अपैची हेलीकॉप्टर, अगर यही अपैची हेलीकॉप्टर हम कारगिल में इस्तेमाल करेंगे इतना उड़ नहीं पाएगा। ये टेक ऑफ और लैंडिंग में इसको बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि अपैची एक हैवी हेलीकॉप्टर है। इट्स अ मैसिव हेलीकॉप्टर, इट्स वेरी हैवी। इतनी हैवी चीज वहां पे उड़ नहीं पाती आराम से। वहां से टेक ऑफ और लैंडिंग में इसको प्रॉब्लम होगी, मैन्यूवरेबिलिटी में प्रॉब्लम होगी, ऑपरेशंस में प्रॉब्लम होगी। इसलिए जानबूझ के एक हल्का हेलीकॉप्टर बनाया प्रचंड, जो कि 5000 मीटर यानी कि 15000 फीट अबव सी लेवल, सुपर हाई ऑल्टीट्यूड। कैन यू इमेजिन? फौज में इसको कहते हैं सुपर हाई ऑल्टीट्यूड। 9000 पे हाई ऑल्टीट्यूड हो जाता है, ये सुपर हाई ऑल्टीट्यूड है। सुपर हाई ऑल्टीट्यूड से ये टक करके टेक ऑफ करेगा, अपना मिशन करेगा पूरा, दुश्मन को बर्बाद करेगा और वापस एयरबेस आ जाएगा। ये है प्रचंड। अगला जो हेलीकॉप्टर आपने देखा वो था ALH ध्रुव। दोस्तों भाई 5.5 टन तकरीबन का, जिसको हमने बोलीविया, जिसको हमने नेपाल, जिसको हमने और देशों में भी एक्सपोर्ट करा है। ये ट्रांसपोर्ट के भी काम आता है और पर्सनल की मूवमेंट के भी काम आता है। आपको पता है पहले चेतक और चीता आपने देखा, तो ऐसे वो स्लेज नीचे लगे रहते थे, वो चीता था छोटा सा फुदक्का टाइप का चीता। वो टेक्नोलॉजी 60 साल पुरानी हो चुकी है और 60 साल की टेक्नोलॉजी को वही पॉलिश करके और ऑयलिंग शॉइलिंग करके अपने ज़माने का अच्छा हेलीकॉप्टर था चीता, अपने ज़माने का अच्छा हेलीकॉप्टर था चेतक। लेकिन नए ज़माने के लिए भारतीय हेलीकॉप्टर आपको चाहिए जो लेटेस्ट 21st सेंचुरी हेलीकॉप्टर्स हों, जिसमें लेटेस्ट एवियोनिक्स हो, लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स हों और भारत में बना हो। ये डिज़ाइन करा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने दोस्तों, और इसका नाम है ALH ध्रुव। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि फ्रांस का प्रेसिडेंट आए या फ्रांस का प्रेसिडेंट ना भी आए और राफेल ना उड़े, ये तो हो नहीं सकता। तो कुछ साल पहले भारत ने 36 राफेल इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे। दोस्तों मैं बता दूं, इसके पीछे कंट्रोवर्सी हुई, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। लोगों ने यहां तक बोला कि चौकीदार चोर है। कहने की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या उनकी सरकार ने इसमें शायद कुछ ऐसा, ऑपोजिशन का कहना है कि शायद कुछ घपला उपला करा हो।
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, क्लीन डील थी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, इसमें घपले की क्या बात है, इसमें कोई बिचौलिया तो है नहीं, ये तो क्लीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। दोस्तों ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमारी बदकिस्मती है कि जब भी हमारे सिपाहियों को, जब भी हमारी फोर्सेस को कोई नया वेपन मिलता है, उसके पीछे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ा कर देता है। और ये कंट्रोवर्सी कौन खड़ी करते हैं, मैं आपको बताता हूं। क्या आपको लगता है ये कंट्रोवर्सी हमारी ऑपोजिशन पार्टीज खड़ी करते हैं? नहीं, वो तो सिर्फ आग में घी डालते हैं, लेकिन आग जलाता कौन है? जिसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता वो आग जलाता है। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये फैक्ट है। जिसको नहीं मिला राफेल, ऑब्वियसली 2-3 और लोग होंगे, 2-3 और लोग होंगे जो कि कंसिडरेशन में होंगे। फिर एयरफोर्स को लगा कि राफेल बेस्ट है, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, बेस्ट इन ऑपरेशंस, बेस्ट इन फ्लाइट, बेस्ट इन वेपन सिस्टम्स, बेस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ रडार शडार सब एयरफोर्स ने देखा। फिर एयरफोर्स ने बोला चलो राफेल लेते हैं। पॉलिटिकल कंसिडरेशन भी हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल कंसिडरेशंस जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस होते हैं कि आप अमेरिका पर रिलाई नहीं कर सकते इतना, फ्रांस आपका मजबूत पार्टनर है। ये हो सकती है बात, और होनी भी चाहिए ये बात। तो दोस्तों क्या होता है, लोगों ने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, कंट्रोवर्सी के पीछे चीन का भी हाथ था। चीन नहीं चाहता था कि भारत के पास राफेल आए। पाकिस्तान के तो खैर चाहने ना चाहने से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, चीन नहीं चाहता था कि भारत में राफेल आए, क्योंकि उसको पता था ये इतना कारगर फाइटर एयरक्राफ्ट है कि अगर भारत ले लेता है काफी क्वांटिटीज में राफेल, तो चाइना की लग जाएगी लंका। समझ लीजिए, ये राफेल दोस्तों इट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट। दोस्तों ये है ट्विन इंजन फाइटर जेट, सुपरसोनिक फाइटर है, और इसकी कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा हैं कि इसकी काट, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, इररिलेवेंट है पाकिस्तान, चाइना के पास इसकी काट नहीं है। और चाइना बड़ा अपना, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, ये चाइनीज वेपन सिस्टम्स कभी टेस्ट नहीं हुए वर्ल्ड में, ना कोई चलाता चाइनीज के अलावा। लेकिन राफेल फाइटर्स भारत ने लिए दोस्तों। अब भारत ने 26 और राफेल फाइटर्स नेवी के लिए ऑर्डर कर दिए हैं। तो ये सुपरसोनिक ट्विन इंजन लेटेस्ट अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड फाइटर एयरक्राफ्ट 36 इंडियन एयरफोर्स के पास। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि कई और राफेल भारत आने वाले हैं और मेक इन इंडिया होंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। जैसी खबर पुख्ता मिलती है मैं आपके सामने फिर आऊंगा न्यूज लेके दोस्तों। और दोस्तों ऐसा हो सकता है कि हम LCA तेजस की बात ना करें, ये तो अपने घर का फाइटर है, मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस। अभी मार्क 1 है, फिर मार्क 2 की बात कर रहे हैं। ये जो तेजस है ये डिजाइन करा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने DRDO के साथ मिलकर, और HAL ने बनाया भी है इसको। अब दोस्तों इसमें ऐसा है कि क्यों हमें तेजस की जरूरत है? हमें तेजस की इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारे पास एक अपना लोकल इकोसिस्टम होना चाहिए हथियारों का। आप किसी दूसरे देश पे रिलाई नहीं कर सकते कि लड़ाई में फंस गए, आपने दूसरे देश को बोला कि अच्छा ठीक है हमने चेक तो भेज दिया है, अमेरिका पता नहीं करे ना करे, दे ना दे। नहीं, आपको ठीक है, हमने राफेल लिया, हमें इमरजेंसी थी, हम और राफेल लेंगे क्योंकि हमारी इमरजेंसी अभी भी है। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो भारतीय एयरफोर्स में तेजस होंगे दोस्तों। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, सुपरसोनिक है, सिंगल इंजन, अमेजिंग। और जिन पायलट्स ने इसको चलाया एयरक्राफ्ट को, मेरी 1-2 पायलट से बात हुई थी, दे से इट इज एन एक्सेप्शनल एयरक्राफ्ट, और कहते हैं फॉर अ सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट इट इज एक्सेप्शनल। मजा आ गया दोस्तों। एक फौजी होने के नाते मैं आपको बताता हूं कि हमारी मजाक चलती रहती है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। इट इज ऑलवेज फ्रेंडली बैंटर, जैसे दोस्त आपस में एक दूसरे की टांग खींचते हैं, दूसरे की मजाक करते हैं, और छेड़खानी होती है प्यार मोहब्बत में, वो चलती रहती है। तो हमने जैसे आर्मी ने ये दिखाया, एयरफोर्स ने ये दिखाया, नेवी ने भी कई सारी चीज़ें दिखाई, जैसे अपने डिस्ट्रॉयर्स दिखाए नेवी ने, अपने सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट दिखाए, अपने ड्रोन्स दिखाए, अपने दुनिया भर की चीज़ें नेवी ने दिखाई। लेकिन नेवी ने एक चीज़ कर दी और उसका आर्ग्यूमेंट किसी के पास नहीं है दोस्तों। नेवी ने दिखाया INS विक्रांत, भारत का सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडिजिनसली बिल्ट, 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट, जिसके ऊपर आएंगे राफेल 26 नेवल राफेल, M वर्जन कहते हैं, राफेल M यानी कि मरीन, ये नेवी वाले 26 राफेल इसके ऊपर आएंगे। ऑर्डर की बात जा चुकी है दोस्तों। ऐसा है कि भारत तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कोशिश कर रहा है, उसका ओके हो गया है। तो 5-6 साल के अंदर आप तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी देख लेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा रिपब्लिक डे में जो हुआ, काफ़ी कुछ हुआ है दोस्तों। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ ये बातें हुई हैं,
काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं, काफ़ी कुछ दिखाया गया। मैंने बोला कि आपको बीइंग अ फौजी 8-10 वेपन सिस्टम्स के बारे में बताता हूं जो मुझे बहुत एक्साइट करते हैं। आपको कैसे लगे बताइए कमेंट्स में। क्या आप और वीडियोस देखना चाहेंगे जिसमें मैं एक हथियार को लूं, सिर्फ एक हथियार को, जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए मैं AK-47 की बात करूं और मैं AK-47 का 15 मिनट का वीडियो बताऊं जिसमें मैं सब कुछ बता दूं आपको AK-47 के बारे में। क्या आप ऐसा वीडियो पसंद करेंगे? अगर पसंद करेंगे तो लिखिए कमेंट्स में, मैं पूरी कोशिश करूंगा ऐसा वीडियो आपके लिए बनाने की। तो दोस्तों देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए लिंक को क्लिक करिए और AI की जर्नी की करिए अपनी शुरुआत। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऑपरेशन में प्रॉब्लम होगी, इसलिए जानबूझ के एक हल्का हेलीकॉप्टर बनाया प्रचंड, जो कि 5000 मीटर यानी कि 15,000। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। ये मेजर साहब ने जिस डिटेल में बातें की तो उससे तो यही मालूम होता है कि जो इंडिया का भाई डिफेंस सिस्टम है, ये उनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, उनका पिनाका सिस्टम है, बाकी S-400 है और ये दुनिया में बेस्ट या कि बेहतरीन है। अगर वो बेहतरीन हैं तो इंडिया दुनिया में चौथा स्ट्रॉन्ग कंट्री है मिलिट्री के लिहाज से, चौथा स्ट्रॉन्ग कंट्री, चौथे नंबर पर है कैटेगराइज अगर किया जाए, अगर उनको नंबर दिए जाए तो चौथे नंबर पर इंडिया मजबूत तरीन कंट्री है और हम 9th नंबर पर चले गए हैं। फिर 7 पर आए थे सुना था, लेकिन आज 2024 की रैंकिंग के मुताबिक हमारा फिर आर्मी का जो नंबर चला गया 9th पर। 9th वाला कहाँ 4th वाले नंबर से भिड़ सकता है, ये तो सोचना भी मत। अब इंडिया के जो डेडली वेपन है, मैं कल भी एक वीडियो में कहा था कि मैं कोई सोशल मीडिया पर नहीं, यूट्यूब पर कोई मैं वीडियो देख रहा था और किसी फॉरेन कंट्री के गोरे की किसी की वीडियो थी, उसने मिसाइल जो थे ना सबसे ज़्यादा स्पीडी और ख़तरनाक मिसाइल जो बोले जाते हैं उनकी एक लिस्ट जारी की थी। वो शुरू हुआ, उसमें पाकिस्तान का तो कोई नाम नहीं मुझे दिखाई दिया, पाकिस्तान का कोई था आई थिंक, नहीं कोई भी नहीं था। तो उसमें मैं ये सोच रहा था पाकिस्तान का नहीं था तो इंडिया का यार किधर गया, इंडिया तो बड़ा कहता है हमारे बड़े मिसाइल हैं, बड़े मिसाइल। फिर मैंने जब टॉप 3 में जब गया ना, टॉप 3 में दूसरा या तीसरा नंबर इंडिया के अग्नि 5 और 6 का था, अग्नि 5 और 6 का था टॉप 3 में। उसके ऊपर एक रशिया का है मिसाइल जो सबसे दुनिया में तेज़, उसकी आई थिंक मैक 28 या 30 प्लस है, 33 है या 30 के करीब है कहीं, उसकी जो स्पीड है मैक 30 का मतलब है कि आवाज़ की स्पीड से 30 गुना ज़्यादा, ऐसे ये बहुत से आवाज़ की स्पीड से भी 30 गुना ज़्यादा उसकी आवाज़ है, बहुत सारे हैं और स्पीड है सॉरी इंडिया के। बाकी जो है ना हमसे हम इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। जितनी चीज़ें ये मेजर साहब ने गिनवा दी हैं, बहुत ज्यादा उनकी जो मैन पावर है वो भी हमसे 3-4 गुना ज्यादा बहुत है। ज़्यादा उनका डिफेंस बजट ही हमसे बहुत ज्यादा है, उसमें कोई शक नहीं। वो हम हर लिहाज से ना हमारे से भाई बहुत ज्यादा जो है ना पावरफुल है। हमारा इतने ईरान के साथ हम कह लें या छोटी मोटी कंट्री के साथ हमारा पाकिस्तान का ईरान भी छोटा मोटा नहीं है, बहुत ईरान जो है ना अगर सही तरीके से हमारे साथ जंग करे ना तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान को काफ़ी टफ टाइम दे सकता है ईरान, ये ज़हन में रखना। और कभी भी दुश्मन को छोटा नहीं समझे मैं, और ये मैं इंडिया को भी कहता हूँ, पाकिस्तान ठीक है 9th नंबर पर, लेकिन किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। इस तरीके से पाकिस्तानों को भी ये समझना चाहिए कि हमें ईरान या दूसरे जो छोटे कंट्री को छोटा नहीं समझना चाहिए यार, वो उनकी पावर क्या है। अच्छा, जहाँ पे आज डिफेंस की दौड़ चल रही है तो भाई हर मुल्क हर कंट्री यही चाहता है कि वो डिफेंस के हिसाब से ना एक दूसरे कंट्री से ऊपर ज़्यादा पावरफुल हो, तो इंडिया भी वही कर रहा है। तो भाई ये जो उसका नाग था ना, नाग मिसाइल सिस्टम, जो एंटी टैंक था, तो ये तकरीबन बड़ा ज़बरदस्त था। और मेजर साहब बता रहे थे कि 5 किलोमीटर की रेंज तक ये भाई मार कर सकता है। तो जितने भी उन्होंने बताया, मैं कहता हूँ कि ये तो यार फिर यार जो पिनाका बढ़कर एक थे, जो धूप पिनाका की दुनिया में असलम भाई आपने शायद सुना,
पिनाका बहुत ज्यादा सेल हो रहा है। पिनाका जो अपना है उनका मिसाइल सिस्टम, वो बता रहे थे कि कम से कम 1 किलोमीटर का रेडियस जो है, 1 किलोमीटर मिनिमम, एक किलोमीटर जहाँ गिरता है ना उसके इर्द गिर्द 1 किलोमीटर के अंदर चीज़ें जो फाया हो जाती हैं। मतलब इतना हैवी किस्म का है। हालांकि उसमें कोई न्यूक्लियर चीज़ें तो नहीं ना होती, लेकिन उसका जो मटेरियल है, उसका जो हैबत है खतरनाक, वो देखें वो बता रहे थे 1 किलोमीटर का जो। इसी वजह तो मेजर साहब कह रहे हैं कि अरबियों को, शेखों को खड़ा करके वहाँ पे उनके कंट्री में दिखाया जाए, इधर से छोड़ा जाए तो वहाँ पे उनको दिखाया जाए कि देखो शेखो। तो भाई हर कंट्री, और ये ज़बरदस्त बात है कि भाई वो आगे दूसरे ममालिक को, जैसे कह रहे हैं कि अफ्रीका को और बहुत से दूसरे कंट्रीज को वो सेल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, सेल भाई वो कर रहे हैं, फायदा उनको है। अच्छा फिर बात है अपाची और प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में, अटैक हेलीकॉप्टर, कॉम्पैक्ट जो वो बता रहे थे मेरे साथ भी, उनका जो है ना अपाची वो कहें थोड़ा सा हैवी है, हैवी मतलब वजनी है, और जो प्रचंड है उसके मुकाबले में लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है। तो इससे इंडिया की जो सिक्योरिटी और ज़्यादा मजबूत होगी। वो बता रहे थे प्रचंड के बारे में कि मैं तो ये शौक हो गया था उनकी जो रेंज बता रहे थे, मतलब रेंज जो उसके मेजर साहब की इस बात से मैं बड़ा इत्तेफाक करता हूँ कि भाई वो कह रहे हैं कि जब कारगिल की जंग हुई ना 1999 को हमारे पास था वो, तो वो कह रहे थे कि हमने उस जंग से काफी कुछ सीखा, जो हमारी कमजोरियां थी उनको हमने टैकल किया, और उसके बाद वो कमजोरियां जो है हो सके हमने काफी हद तक उन पे काबू भी पाया। तो ये बड़ी भाई जबरदस्त बात है कि हर जंग से कम सीखना चाहिए कि जो हमने कमजोरियां, जो गलतियां की हैं वो आगे नेक्स्ट लेवल पे जाके ना हो। सॉरी भाइयों, भाई हमारी लाइट भी ऑफ हो गई थी तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो पोज करनी पड़ी, आप आ गई, चलें आप दोबारा से। अच्छा, हम बात कर रहे थे हेलीकॉप्टर अपाची और प्रचंड पर, और इसके बाद फाइटर जेट्स जो उनके हैं राफेल। वाह, राफेल की धूम तो पूरी दुनिया में है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट जो है ना इंडिया के, वो राफेल, नो डाउट के भाई राफेल जो है ना बड़े जबरदस्त, उनका कोई तोड़ नहीं। मेरे साहब भी ये कह रहे हैं उनका वाकई में कोई तोड़ नहीं। जो F-35 है ना इंडिया, सॉरी यूएसए का F-35, और अभी इंडिया चाइना जो है पाकिस्तान को देने जा रहा है भाई, आपको पता नहीं अभी तक 31 J-31, वो कहते हैं कि वो भी स्टेल्थ फाइटर जेट है। और आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इंडिया और मैक्रोन आए हुए ना फ्रांस के ना फाइटर जेट, वो जो राफेल, वो बता रहे हैं कि ये राफेल जो ना, ये 5th जनरेशन है ना, 36 में उन्होंने खरीदे हैं भाई। हाँ, और अब भाई 5th जनरेशन फाइटर जेट पर बातचीत डील होने वाली है। 5th जनरेशन फाइटर जेट, ये मुझे बात की समझ नहीं, 5th सॉरी करो 6th जनरेशन। ये जो चाइना ये पाकिस्तान को इतना क्यों जो है ना देखने के देता है, टाउट है पाकिस्तान चाइना का, या जो भी है, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा मकसद। टाउट जानते हो कौन होते हैं? पीछे बहुत बड़ा मकसद है। या टाउट नाम सुना कभी? टाउट क्या होते हैं? जो किसी के लिए काम करते हैं पैसे के लिए। पाकिस्तान टाउट है, इसलिए वो देता है, उनको पैसा देता है और वो काम करते हैं। ये टाउट है। और पाकिस्तान और चाइना का, पाकिस्तान टाउट है, श्रीलंका टाउट है, अब मालदीव भी टाउट। पाकिस्तान पता है उसको, चाइना को भी पाकिस्तान की भी इंडिया से नहीं बनती, इस वजह से वो तेजस की फिर बात की उन्होंने कहा कि ये इंडिया का अपना होम मेड, हिंदुस्तान के अंदर तेजस, ये इसमें तो कुछ नहीं, इसमें जिसमें मोदी साहब भी चढ़े थे, अब उनकी मार्केट बढ़ गई। जब से मोदी साहब उसके भाई चढ़े ना, उसके बाद से इनकी मार्केट और बढ़ गई है। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे जो खतरनाक है वो 70 है, F-70, F-17 थंडर 70 वो वाला है। लेकिन ये वो भी वीडियो में चाइना और पाकिस्तान कंबाइन बनाया है ना, सुनने में यही आता है। चाइना भी हर चीज में ना अपने जो है ना नया को पुर्जा घुसेड़ देता है, किसी से नहीं लेता, ना किसी की टेक्नोलॉजी, उसके मुकाबले में अपने खुद बनाता है। कॉपी करता यूएसए कॉपी करता ना चले तो उसकी सारी की सारी टेक्नोलॉजी यूएसए कॉपी डायक, और गौर से देखना कभी मिसाइल हो, चाहे फाइटर जेट हो, चाहे टैंक हो, या जितनी बातें मेजर साहब ने बता दी ना, तो इससे यही साबित होता है कि इंडिया नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है मिलिट्री के लिहाज से, और वो किसी भी, और आए रोज भाई वो अपना जो डिफेंस वो भाई बढ़ा रहा है, वो टाइट से टाइट करता जाए। मिलता है वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।